खौफ। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता है शक्तिमान। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आनुवंशिकी के बारे में। क्या होती है आनुवंशिकी, एकदम आराम से पढ़ेंगे, सरल भाषा में, एकदम सबसे सरल भाषा में हम पढ़ने वाले हैं और एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। कोई भी चीज छोड़ने नहीं वाले हैं। क्वेश्चन चाहिए से कहीं से भी बन जाओ, हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। तो दोस्तों, आनुवंशिकी को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इस क्लास में हम पढ़ने क्या वाले हैं, इस पूरी क्लास में क्या क्या हम कवर करने वाले हैं उसके बारे में देख लीजिए जल्दी से। तो मैं आपको बता दूं, आनुवंशिकी को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे आनुवंशिक लक्षणों के बारे में। क्या होते हैं आनुवंशिक लक्षण, उनके बारे में देखेंगे। इसके साथ ही हम वंशागति अर्थात आनुवंशिकता के बारे में भी देखेंगे कि क्या होती है वंशागति। इसके बाद में हम देखेंगे आनुवंशिकी, जो अपना मेन टॉपिक है उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या होती है आनुवंशिकी। इसके बाद में मेंडलवाद, इसके बारे में पढ़ेंगे। मेंडल का जिक्र हम बहुत बार करेंगे इस चैप्टर के अंदर। मेंडल की सफलता के कारण कि मेंडल ने कुछ नियम दिए थे, तो उससे पहले उन्होंने कुछ प्रयोग किए थे, तो वो प्रयोग सफल क्यों हुए, और मेंडल ने मटर के पौधे पर चयन किया था, तो मटर का चुनाव ही क्यों किया उन्होंने, इसकी बात भी हम देखेंगे। फिर आगे जाकर मेंडल के नियमों के अंदर संशोधन भी हुए थे, मतलब पुनर्खोज हुई थी, तो पुनर्खोज किसने की। इसके बाद में हम मेंडल के मुख्य जो नियम है, 3 नियम है मेंडल के, उन तीनों नियमों के बारे में देखेंगे और फिर उन नियमों का महत्व भी हम देखेंगे कि क्या महत्व है आज भी उन नियमों का। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि लैंगिक जनन जब भी होता है, पीछे हम पढ़ चुके हैं लैंगिक जनन के बारे में, तो लैंगिक जनन के अंदर माता पिता से कुछ लक्षण संतान के अंदर भी चले जाते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देकर बताऊं कि जो बच्चा होता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये बच्चा अपनी माँ पर गया है, कुछ लोग कहते हैं कि ये बच्चा पूरा का पूरा ही अपने पिता पर गया है, कुछ लोग कहते हैं कि ये अपने, इसकी जो नाक है ये दादा के ऊपर गई है। तो इस प्रकार से वो लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते रहते हैं। तो इन्हीं लक्षणों को, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उन लक्षणों को हम क्या बोलते हैं, आनुवंशिक लक्षण बोल देते हैं। तो आप कॉपी और पेन साथ में रखिए। हो सकता है मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं, लेकिन आपको मेरा साथ बनाए रखना है और साथ साथ में चलना है, आराम से ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, कि वे लक्षण, क्या बोला मैंने, कि वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो इस प्रकार के लक्षणों को हम क्या बोलते हैं, आनुवंशिक लक्षण बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाते हैं। अच्छा, अब ये क्या बला है भाई वंशागति, ये क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, हमने ये पढ़ा कि लक्षण जाते हैं, लेकिन इन लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की जो क्रिया है ना, जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता बोलते हैं, या फिर मैं बोलूं वंशागति बोलते हैं। समझ में आया? चलो, कम समझ में आया होगा, वापस बताता हूं वंशागति के बारे में, आनुवंशिकता के बारे में। क्या होती है आनुवंशिकता, देखो लिख लेना साथ साथ में आप भी। मैंने क्या बोला कि आनुवंशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण की क्रिया, लक्षणों के स्थानांतरण की क्रिया को क्या बोलते हैं, वंशागति बोलते हैं। ये जो प्रोसेस होती है ना, ये क्रिया होती है लैंगिक जनन के अंदर, ये प्रोसेस होती है कि लक्षण है वो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है लक्षणों के स्थानांतरण की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, इसी प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, वंशागति बोलते हैं, आनुवंशिकता बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको हेरिडिटी बोलते हैं। वंशागति बोल दो, आनुवंशिकता बोल दो, हेरिडिटी बोल दो, बात एक ही है। तो ये जो हेरिडिटी शब्द है, इसको सबसे पहले किसने काम में लिया था, इसको सबसे पहले स्पेंसर नाम का कोई आदमी था भाई, उसने ही सबसे पहले
आनुवंशिकता या फिर बोले वंशागति या फिर बोले हेरिडिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? स्पेंसर ने ही किया था। चलो ठीक है सर, ये तो बात पता चल गई, दोनों बात आपने बता दी। अब मुख्य जो टॉपिक है उसके बारे में तो कुछ बताओ, आनुवंशिकी क्या है? तो आइए देखते हैं आनुवंशिकी के बारे में। क्या होती है आनुवंशिकी, क्या होती है जेनेटिक्स, इसके बारे में बताइए। दोस्तों जिस प्रकार से आपको पता है साइंस की बहुत सारी ब्रांच होती हैं, बहुत सारी शाखाएं हैं विज्ञान की। जैसे कि विज्ञान की एक शाखा है रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, है ना, बहुत सारी शाखाएं हैं। इसी प्रकार जीव विज्ञान है जिसके अंदर हम जीवों का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार विज्ञान की एक और ब्रांच है जिसको हम आनुवंशिकी बोलते हैं। तो आनुवंशिकी के अंदर हम पढ़ते क्या हैं? दोस्तों आपको पता है जिस प्रकार से भौतिक विज्ञान के अंदर हम यांत्रिकी के बारे में पढ़ते हैं, यांत्रिक उपकरणों के बारे में पढ़ते हैं, इसी प्रकार केमिस्ट्री के अंदर हम रसायनों के बारे में पढ़ते हैं, रसायनों की आपस में क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से हम आनुवंशिकी के अंदर क्या पढ़ते हैं? आनुवंशिकी के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। दोस्तों आपने लैंगिक जनन तो पढ़ा ही होगा। लैंगिक जनन में हमने देखा था कि माता पिता से जो संतान पैदा होती है उसमें कुछ न कुछ समानताएं होती हैं, माता पिता के जैसी ही कुछ न कुछ समानताएं होती हैं। जैसे कि हम बोले कि उसका जो चेहरा है वो पिता के ऊपर गया है, इस प्रकार से बहुत सी समानताएं मिलती हैं उसके अंदर। तो वो समानताएं किसके कारण मिलती है? वो आनुवंशिक लक्षणों के कारण ही मिलती है, क्योंकि ये लक्षण माता पिता से संतान के अंदर जाते हैं, जो कि उनके माता पिता और उस संतान के बीच में समानता का कारण होते हैं आनुवंशिक लक्षण। अब क्या दोस्तों ऐसा संभव है कि जो संतान पैदा हुई है वो संतान एकदम हूबहू अपने पेरेंट्स की तरह हो, माता पिता की तरह हो? ऐसा नहीं है, उसके अंदर कुछ न कुछ तो विभिन्नताएं भी मिलेंगी। समानता तो होगी, ये तो पता है, समानता आनुवंशिक लक्षणों के कारण होगी, लेकिन कुछ न कुछ विभिन्नताएं भी तो होगी। तो उन विभिन्नताओं का अध्ययन भी हम आनुवंशिकी के कारण करते हैं। विभिन्नताएं तो संतान के अंदर मिलेंगी ही, तो वो विभिन्नता चाहे शारीरिक विभिन्नता हो चाहे मानसिक विभिन्नता हो, विभिन्नता तो मिलेगी। तो इसी प्रकार हम आनुवंशिकी को परिभाषित करते हैं। क्या होती है आनुवंशिकी? नोट्स लिख लीजिए आप भी साथ साथ में। हम बोलेंगे कि विज्ञान की वह शाखा, आनुवंशिकी क्या है? विज्ञान की एक शाखा है। तो हम कौन सी शाखा है वो? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर वंशागति एवं वंशागति क्या होती है? लक्षणों के स्थानांतरण की क्रिया। वंशागति एवं विभिन्नता, कुछ न कुछ विभिन्नताएं भी मिलती है संतान के अंदर। तो वंशागति एवं विभिन्नता का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसी शाखा को हम क्या बोलते हैं? आनुवंशिकी बोलते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा आप लिख लीजिए। आनुवंशिकी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसी शाखा को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। अब ये जो आनुवंशिक शब्द है ना दोस्तों, ये सबसे पहले एक आदमी था बेटसन नाम का। क्या नाम था इसका? बेटसन। इस बेटसन ने आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। इससे पहले आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किसी ने नहीं किया। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बेटसन ने किया था। मतलब जेनेटिक्स जो शब्द है, जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? आनुवंशिकी तो होता है। तो जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बेटसन ने किया था। अब हम देख लेते हैं मेंडलवाद के बारे में। क्या है मेंडलवाद? मेंडल के बारे में क्यों हम इतना पढ़ते हैं? कौन है ये मेंडल और क्यों आज भी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेंडल एक साधारण से परिवार में जन्मा। कृषि करते थे इनके पापा जी, है ना, क्या करते थे? खेती बाड़ी करते थे। तो एक साधारण से परिवार में इनका जन्म हुआ था। ऑस्ट्रिया शहर के पास में ही इनका एक छोटा सा गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब इनका जो बचपन है वो तो साधारण रूप से बीता था। इन्होंने कॉलेज भी अपनी पूरी कर ली थी, मनोविज्ञान के अंदर इन्होंने पूरी कॉलेज अपनी कंप्लीट की थी। इसके बाद में इन्होंने ब्रून शहर एक है, ऑस्ट्रिया का ही एक ब्रून शहर है, उस ब्रून शहर के अंदर इन्होंने चर्च के अंदर एक चर्च है। कौन सा शहर बताया मैंने? एक ब्रून शहर है। उस शहर के उस शहर में एक क्या है? एक चर्च है और उस चर्च के अंदर इन्होंने पादरी के रूप में काम करना स्टार्ट किया। पादरी के रूप में कार्य करते थे। अब ये पादरी क्या होता है ये नहीं पता हमको, ये बताओ थोड़ा सा। देखो दोस्तों, जिस प्रकार से मंदिर होता है उसके अंदर पुजारी होता है,
है ना, मंदिर का पुजारी होता है। मस्जिद के अंदर अपना मौलवी होते हैं, है ना। इसी प्रकार जो चर्च होते हैं ये धार्मिक स्थल है। अपने हिंदुओं के अंदर जैसे मंदिर है, मुस्लिम समाज के अंदर मस्जिद है, उसी प्रकार ईसाई समाज के अंदर चर्च मिलते हैं। और चर्च के अंदर जो पंडित होता है उसको अपन क्या बोल देते हैं, पादरी बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आई। तो ये क्या किया, एक पादरी के रूप में कार्य करने लग गए। फिर उस चर्च के पास में ही एक क्या था, बगीचा था। उस बगीचे में उन्होंने खाली ऐसा सोचा कि खाली समय में करें क्या, तो उस खाली जो बड़े बगीचे है उस बगीचे के अंदर इन्होंने मटर के पौधे की बागवानी करनी स्टार्ट कर दी और उनके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। रिसर्च की 7 सालों तक उन्होंने रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद में जो भी आंकड़े आए उनको अपने नोटबुक में लिखते गए और इस प्रकार से 7 सालों तक जो भी आंकड़े उनको मिले सारों को इन्होंने इकट्ठा कर लिया। तो उन आंकड़ों को इन्होंने ऑस्ट्रिया के अंदर ही, वहीं ब्रून के अंदर ही एक सोसाइटी है जिसका नाम है ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, उस सोसाइटी के अंदर उन आंकड़ों को जमा किया। और उन्होंने फिर उस सोसाइटी ने उसको जो उनके जो लेख था उसके लेख को इन्होंने प्रकाशित भी किया था बाद में। तो ये सारा काम किया था। अब जो मेंडल ने जो भी आंकड़े इकट्ठा किए थे, जो भी रिसर्च की थी, जो भी प्रयोग किए थे, उन प्रयोगों के आधार पर मेंडल के 3 नियम दिए जाते हैं, है ना। 3 नियम दिए जाते हैं, आनुवंशिकता के 3 नियम दिए जाते हैं। और इन्हीं नियमों को क्या कहते हैं, हम इन्हीं नियमों को हम क्या बोलते हैं, मेंडलवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंडलवाद। समझ में आया मेंडलवाद किसे कहते हैं? मेंडल के प्रयोगों के निष्कर्षों के आधार पर जो नियम दिए जाते हैं, आनुवंशिकता के जो नियम दिए गए, उन्हीं नियमों को क्या बोला गया, मेंडलवाद बोला गया। इतनी बात समझ में आई? विस्तार से पढ़ने कोई चीज नहीं छोड़ेंगे, आप टेंशन मत लो। अब मेंडल ने क्या किया था, मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे ना। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाता है कई बार, तो वैज्ञानिक नाम क्या होता है इसका, पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। पाइसम सेटाइवम मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम होता है। और मेंडलवाद किसे कहते हैं? मेंडलवाद देखो मैंने क्या बताया आपको, अभी भी लिख लीजिए आप भी। मेंडल के प्रयोगों के आधार पर लिख लीजिए नोटबुक में, मेंडल के प्रयोग के आधार पर जो नियम दिए गए, नियम कौन से, आनुवंशिकी के जो नियम दिए गए उन्हीं को ही क्या कहते हैं, नियमों को, जो आनुवंशिकी नियम है उन्हीं को हम क्या कह देते हैं भाई, मेंडलवाद कह देते हैं। ठीक है, समझ में आया मेंडलवाद क्या है? अच्छा, हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? आनुवंशिक लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाए उन लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। वंशागति या फिर आनुवंशिकता या फिर हेरिडिटी किसे कहते हैं, कि हमने क्या मतलब पढ़ते पहले कि आनुवंशिक लक्षणों के स्थानांतरण की जो प्रोसेस होती है, जो क्रिया होती है, उसी को अपन वंशागति बोल देते हैं, आनुवंशिकता बोल देते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। इस वंशागति शब्द का, हेरिडिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था स्पेंसर ने। किसने किया था? स्पेंसर ने। अब बात की थी हमने मुख्य जो अपना टॉपिक है आनुवंशिकी, वो क्या है, आनुवंशिकी किसे कहते हैं? तो मैंने क्या बताया, विज्ञान की एक ब्रांच है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन हम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले बेटसन ने किया था। और क्या किया था, जेनेटिक्स नाम भी होता है किसका, आनुवंशिकी का। अब बात करें मेंडलवाद की। मेंडल के बारे में हमने देखा एक साधारण से परिवार से जन्मे थे और उन्होंने क्या किया था, कॉलेज करने के बाद में चर्च में पादरी बन गए थे और खाली पीली जमीन के अंदर मटर के पौधे का उन्होंने बागवानी शुरू की, जिसका नाम पाइसम सेटाइवम भी होता है मटर का। अच्छा, और मेंडलवाद बोलते किसको हैं? मेंडल ने अपने प्रयोगों के 7 साल तक जो प्रयोग किए थे उन प्रयोगों के आधार पर जो नियम दिए जाते हैं उन्हीं नियमों को अपन क्या बोलते हैं, मेंडलवाद बोलते हैं। अब बात आती है मेंडल अपने प्रयोगों में सफल क्यों हुआ, इसका कारण क्या था, इसके कुछ रीजन है, उन कारणों का अध्ययन हम करते हैं। आइए तो आइए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं मेंडल की सफलता के कारण क्या थे। मेंडल ने जो प्रयोग किए थे 7 वर्ष तक उन्होंने उसके अंदर सफलता प्राप्त कर ली थी। तो वो सफलता किस कारण से मिली, क्या उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई जो उसको सफलता प्राप्त हुई? तो मेंडल की सफलता के यहाँ पर 3 कारण बताए जाते हैं। 3 कारण कौन कौन से हैं? इन्होंने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था, एक ही लक्षण पर फोकस किया था, अपनी तरह नहीं कि एक साथ ही मैथ की बुक निकाल ली, साइंस की, एक साथ ही बन गए महान, ऐसे नहीं। इन्होंने एक समय में केवल और केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया था और उस लक्षण के ऊपर पूरे आंकड़े उन्होंने तैयार किए थे। उसके बाद में अगले लक्षण के ऊपर उन्होंने रिसर्च की थी।
है ना। 7 लक्षण होते हैं, 7 लक्षण पाए उन्होंने मटर के पौधे के अंदर। 7 लक्षणों के बारे में अलग अलग एक एक करके उन्होंने क्या किया था, एक समय में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया था। अब बात करते हैं उन्होंने जो संकरण प्रयोग किए थे, संकरण प्रयोगों के आंकड़ों का उन्होंने सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया। जो भी आंकड़े उनको प्राप्त हुए उनको एकदम आराम से ध्यान से पढ़ते हुए एक एक लक्षण का आराम से अध्ययन किया, सावधानी पूर्वक अध्ययन किया था, उनका विश्लेषण किया था, ठीक है, और उनको फिर नोट कर लिया था। अच्छा, तीसरा उनकी सफलता का कारण ये है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के अंदर जो पादप है उसका चुनाव बहुत ही सोच समझकर किया था। उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया था बहुत सोच समझकर। ऐसे नहीं कि आम का पौधा ले लिया और उसके ऊपर प्रयोग करने लग गए, ऐसा नहीं किया उन्होंने मटर के पौधे पर अपना रिसर्च की थी। अब उन्होंने मटर का जो पादप है, मटर का जो पौधा है, उसी को क्यों चुना, इसके पीछे भी उनके कारण है। यहाँ पर 4 कारण बताए जाते हैं कि मटर के पौधे का चुनाव उन्होंने क्यों किया। उन्होंने सबसे पहले यह बताया जाता है कि यह जो मटर का पौधा होता है यह 1 वर्षीय पादप होता है, मतलब 1 वर्ष के अंदर यह पादप तैयार हो जाता है। जन्म से लेकर इसका अंत 1 साल के अंदर तक हो जाता है, 1 वर्ष के अंदर हो जाता है। यह 1 वर्षीय पादप है, तो इससे फायदा क्या हुआ, भी 1 वर्षीय तो अतः कम समय में अधिक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। ऐसे नहीं कि आम का पौधा ले लिया, अब वो तैयार होगा कब उसके फल लगेंगे, है ना, बहुत टाइम लग जाएगा। आम का पौधा नहीं लिया, ना ही अनार का पौधा लिया, उन्होंने मटर का पौधा लिया था। और मटर का पौधा क्या है, 1 वर्ष के अंदर उसके अंदर पुष्प भी आ जाते हैं, फल भी लग जाते हैं, बड़ा भी हो जाता है, सारे काम हो जाते हैं उसके अंदर। तो 1 वर्षीय पादप है मटर का पौधा, इसलिए कम समय में अधिक पीढ़ियों का अध्ययन हम कर सकते हैं। अगला जो कारण है मटर के पौधे का चुनाव करने का वो क्या है, क्योंकि यह जो मटर का पौधा है यह द्विलिंगी पुष्प होते हैं, मतलब स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों इसके अंदर पाए जाते हैं, है ना। द्विलिंगी पुष्प होने के कारण इसके अंदर स्वपरागण की विधि होती है। उस स्वपरागण विधि द्वारा समयुग्मजी पादप एवं शुद्ध वंश क्रम सरलता से प्राप्त किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं पपीता के पौधे की तरह, पपीता में एक स्त्री केसर होता है, पुंकेसर दूसरे पौधे में मिलता है, जब दूसरे पौधे का पुंकेसर के परागण उसके अंदर आएंगे तब वो संलयन होगा, ऐसा नहीं है। मटर के पौधे में एक ही पुष्प के अंदर स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों मिलते हैं, मतलब वहां पर स्व परागण हो सकता है और स्व परागण विधि के द्वारा समयुग्मजी पादप प्राप्त कर सकते हैं और शुद्ध वंश क्रम, शुद्ध पौधे प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये भी एक कारण है मटर के पौधे का चुनाव करने का। तीसरा कारण मटर के पौधे का चुनाव करने का ये है कि मटर के पौधे के अंदर विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम परागण भी आसानी से करवाया जा सकता है। विपुंसन मतलब जो उसके जननांग है उसको हटा दिया जाता है, उसको अपन विपुंसन बोलते हैं। तो विपुंसन विधि के द्वारा कृत्रिम परागण भी इसके मटर के पौधे के अंदर करवाया जा सकता है, इसीलिए मटर के पौधे का चुनाव उन्होंने सोच समझकर किया था। अब अगला कारण क्या है मटर के पौधे का चुनाव करने का, मटर के पौधे में विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं, जैसे लंबाई की बात करें तो लंबाई में उसकी हाइट छोटी भी हो सकती है और बोना भी हो सकता है। लंबा और बोना दोनों प्रकार के लक्षण है, ये जोड़े के अंदर मिले हैं, मतलब 2 लक्षणों का एक जोड़ा बनता है। इसी प्रकार अगर मैं फली की बात करूं, अगर कोई फली हरी है कोई पीली है तो इनका भी एक रंग के आधार पर उन्होंने एक जोड़ा बना दिया। तो इस प्रकार से मटर के पौधे में विपर्यासी जो लक्षण होते हैं उनके जोड़े पाए जाते हैं। तो ये हमने कारण देखे मटर के पौधे का चुनाव करने का, क्या रीजन था, क्या कारण था, क्यों किया उन्होंने मटर का चुनाव। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 बातें देखी हैं कि मेंडल की सफलता के कारण क्या थे, क्योंकि उन्होंने एक समय में एक ही लक्षण का अध्ययन किया था, संकरण का सावधानी पूर्वक जो आंकड़े प्राप्त हुए उनका सावधानी पूर्वक से अध्ययन किया था, विश्लेषण किया था, और पादप का चुनाव भी बहुत ही सावधानी पूर्वक किया था। अब पादप का चुनाव मटर के रूप में किया उन्होंने। मटर का क्यों किया, क्योंकि यह 1 वर्षीय पादप है, कम समय में अधिक इसका अध्ययन किया जा सकता है, अधिक पीढ़ियों का। द्विलिंगी पुष्प होने के कारण इसका स्वपरागण द्वारा समयुग्मजी पादप और शुद्ध वंशक्रम आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम परागण आसानी से हो सकता है, मतलब उसको काट देंगे तो विपुंसन हो जाएगा। मटर के पौधे में विपर्यासी लक्षण मतलब जोड़े के रूप में मिलते हैं और यह भी इसका एक मुख्य कारण है चुनाव करने का। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक वाला बटन दबाकर हमेशा की तरह आप अपना प्यार दर्शा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।